नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में एकदम से बदलते हुए परिवेश। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो हैं, मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला है, वो बार बार गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। चुनाव से थोड़ा समय हुआ है और उस थोड़े समय में वो 2 से 3 बार वो मिल चुके हैं। उनकी एक ही मांग जो बाहर आती है बार बार कि हमें स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन इसके अंदर की खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस से जो गठबंधन था उनका, उनका पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो है, इंडी जो अलायंस था, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें उनको फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो उनकी सबसे मेन डिमांड ये है कि भाई हमें स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन वो अभी कहीं तक भी दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आ रही कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि जितनी बार भी गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की गई है, पत्रकारों द्वारा जब सवाल ये उठा है तो उन्होंने कहा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन ये उपयुक्त अवसर के हिसाब से हम इनको राज्य का दर्जा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जिस तरह से आप देखोगे काम किया है, और पिछले 2019 के बाद में जब से इस पे आप देखोगे कि 370 और 35 ए हटा है भारत सरकार ने, और विशेषकर मोदी जी ने वहां जो काम किया है आतंकवाद के खिलाफ, और जिस तरह से उनका जो आतंकवादी हमले जो रुके हैं, पत्थरबाजी जो रुकी है, उसको कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को एक गहरी खाई, आतंकवाद की जो गहरी खाई थी, उसमें से निकाल करके बाहर लाए हैं। लेकिन अभी वो समतल धरातल पे नहीं आए हैं, यानी कि वो प्लेन जमीन पर नहीं आए हैं। अभी भी उबड़ खाबड़ है, स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। आप देखोगे कि जब जब चुनावों के नजदीक आप कितने टारगेट किलिंग जिसको बोलते हैं वो होना शुरू हो गई थी। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, या यूं कहूं कि साहित्यकार थे, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो निष्पक्ष थे, गैर पॉलिटिकल थे, उनका यह मानना था कि अभी चुनाव कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के पक्ष में नहीं है। जैसे अब चुनाव की घोषणा हुई, आतंकवादी हमले, टारगेट किलिंग बढ़ गई थी। इसलिए हमें अभी नहीं लग रहा कि 370 हटने के बाद में दोबारा से, जब से पुनर्गठन हुआ है राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो दिल्ली उनको पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी देगी। तो वो क्या कर सकते हैं फिर, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के बगैर जम्मू और कश्मीर की सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। तो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में मिलने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। आप देखोगे एनडीए में तलाश करने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जम्मू रीजन जो है, एक ही स्टेट है जम्मू और कश्मीर, लेकिन जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। कोई भी पार्टी, कांग्रेस वहां नामो निशान नहीं है। और दूसरी बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में उन्होंने पीडीपी को खत्म कर दिया, और एक एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो अकेली लीडर्स वहां रह गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा फायदा होगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, एनडीए गठबंधन में अगर शामिल होती है। लेकिन ये राजनीति है साहब, यहां मनोविज्ञान जो है बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे इंडिया ब्लॉक से ये खबर आएगी कि एनसी बाहर हो गई है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जिस तरह से उन्होंने सरकार का गठन बिना उनकी अनुमति के किया जम्मू कश्मीर में, और बाद में उनको बोला कि भाई ठीक है तुम आओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं आओ तो बहुत बढ़िया है, और आप आओगे तो आपके कोटे के हमने 2 विधायकों के लिए 2 मंत्रियों का पद रखा हुआ है, वो दे देंगे। लेकिन जब माहौल को समझा कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने सरकार को बाहर से ही समर्थन करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको बहुमत का आंकड़ा पूरा जो था, निर्दलीयों ने समर्थन किया, और उनका बहुमत का जो आंकड़ा था वो उनको मिल गया। ये तो हो गया उमर अब्दुल्ला। अब जाते हैं और बार बार उनके साथ बीजेपी की तरफ से क्या ऑफर है। बीजेपी की तरफ से अगर वो आते हैं तो बीजेपी की तरफ से ऑफर एक ही होगा, फारूक अब्दुल्ला केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी फारूक अब्दुल्ला मंत्री थे, एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन उनको उस समय एक नुकसान हुआ कि जैसे ही वो एनडीए में शामिल थे, उस समय घाटी में पीडीपी का मैं ये कहूंगा उत्थान हुआ, और वो उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। यानी कि एनसी के लिए पीडीपी का पुनरुत्थान होना, या मैं ये कहूंगा कि उदय होना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं ना कहीं नुकसान साबित हुआ।
इसी तरह से आप देखोगे कि आज एनसी जो है, हालांकि पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार गठबंधन किया 2014 के आसपास, और उस समय उन्होंने जो काम किए, और आज देखोगे घाटी में बिल्कुल वो खत्म हो गए हैं, पीडीपी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा है। यही चीज फारूक अब्दुल्ला के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने बार बार यही मुद्दा उठाया था, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अगर वो 10 साल में जो उन्होंने मेहनत की थी, अगर एनडीए में फारूक अब्दुल्ला को वापस लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल से जम्मू और कश्मीर में जो मेहनत थी परिवारवाद के खिलाफ, उस पर पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा। यानी कि एक एक जो नैरेटिव है वो तो ये बन रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, या यूं कहेंगे अमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में शामिल होने की सुगबगाहट जो है वो राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। दूसरी बात करें हम, आप देखोगे तमिलनाडु के चुनाव में कोई मुझे लग नहीं रहा अभी कोई ज्यादा है, 2026 में चुनाव होंगे, उनके बाद में उनको पता चलेगा कि स्टालिन जो हैं वो डीएमके के, उनका क्या भविष्य होता है, क्या होता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश आप देखोगे, हिमाचल प्रदेश में भी आप देखोगे कांग्रेस की सरकार डगमगाई हुई है, यानी कि उनके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं कब तक चलेगी सरकार ये कह नहीं सकते, कब क्या पासा पलट जाए मध्य प्रदेश और आप उसकी बात करें महाराष्ट्र की तरह, कोई पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कब सरकार बदल जाए। यानी कि राजनीतिक परिदृश्य जो है कभी भी बदल सकता है। हिमाचल के अलावा महाराष्ट्र की अब एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द उठापटक होने वाली है, और उसकी सुगबगाहट जो है वो अभी अब देखोगे कि जब चुनाव हो रहे थे 2024 के, तो उस समय अमित शाह से जब मीटिंग हुई उद्धव ठाकरे की, तो देवेंद्र फडणवीस जो थे उनके साथ गए थे, अमित शाह के साथ थे, लेकिन उनको बाहर बैठा दिया गया था। जो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के नाम से इतने चिढ़ते थे कि उनको बाहर बैठा दिया गया, और अंदर उनकी मीटिंग अमित शाह के साथ हो रही थी। लेकिन समय का खेल देखिए साहब, आज वही उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलने जाते हैं। जैसे ही शपथ मंत्रिमंडल की होती है और यूं कहूं कि सरकार का गठन होता है, तो उद्धव ठाकरे जी जो है अपने बेटे के साथ देवेंद्र फडणवीस से, सीएम महाराष्ट्र से मिलने जाते हैं। ये एक नई सुगबगाहट जो है वो महाराष्ट्र से आ रही है। आप देखोगे उद्धव ठाकरे को, हमने पहले भी कहा था, उद्धव ठाकरे का जो मन है वो उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से नहीं मिल रही। उनके बहुत सारे नेताओं का ये बयान था, उनको मानना था अंदर खाना कि हम कांग्रेस से, हमारा अलायंस जो है नेचुरल नहीं है, हम उन पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं जो शरद पवार हमें गालियां दे करके या हमारा विरोध कर करके अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमारा विरोध करती है, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उन पार्टियों से जाकर हम मिलते हैं। हमारी विचारधारा जो हिंदुत्व की थी वो उनसे मिलती नहीं है, वो सेकुलरिज्म का झंडा लेकर घूमते हैं, या यूं कहें कि एक विशेष समुदाय की तरफ वो झुकाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो राजनेता जो थे उद्धव ठाकरे के, वो पहले भी ये चाह रहे थे कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन हो जाए, या फिर कैसे भी करके कुछ सेटिंग वेटिंग करके एकनाथ शिंदे और ये पार्टी का विलय हो जाए। हमने आपको पहले भी बताया था कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो गलत गाड़ी का टिकट ले चुके थे, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बदली, वो द्वारे द्वारे बार बार कह रहे थे शरद पवार से, कभी कांग्रेस आलाकमान से, मुख्यमंत्री का आप फेस जो है वो घोषित करिए, हमें उद्धव ठाकरे को फेस घोषित करिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि भाई उद्धव ठाकरे का जितना इस्तेमाल कांग्रेस और एनसीपी, विशेष रूप से शरद पवार जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उतना उनका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं हुए कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। और आप देखोगे कि उनकी पार्टी के 105 वो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, जो बढ़कर के 132-33 तक पहुंच गए, यानी कि उनका प्लस हुआ है, और उद्धव ठाकरे कांग्रेस लिए रसातल में गए। अब जो दूसरी जो बात है, उनके जो लोकसभा में नेता हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, जिनका नाम है, मैं ये कहूंगा कि अरविंद सावंत जी जो है, सॉरी मैं अरविंद सावंत की बात कर रहा हूं, उन्होंने एक बाइट दी थी कि अभी तक हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। अब आपको इस चीज पे जोर देना चाहिए कि अभी तक, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, उन्होंने कहा अभी तक हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं।
ये सीधा सीधा एक संदेह जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं। और खबर तो ये आ रही थी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जो सांसद हैं वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली से अभी उनको क्लियरेंस नहीं मिला है देवेंद्र को कि सीएम साहब आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि वहां अभी और थोड़ा सा शांति चाहते हैं कि धीरे 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 वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूं कि उनका 272 का जो टारगेट है वो 272 तो होगा। हमने कहा था आपसे, एक वीडियो में बताया भी था कि 272 का टारगेट लगभग पूरा नजर होता आ रहा है। अभी जो 240-41 सीट भारतीय जनता पार्टी की हो गई है और 17 सीटें जो हैं एनसीपी की, और आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे की, ये दोनों के मिलाकर के 16-17 सीटें हैं। इनमें से 14-15 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, यानी कि आप देखोगे कि इनकी सीधी सीधी 157-58 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हो रही है। और बहुत सारे नेता और भी हैं, यानी कि मोटा मोटा कहूं तो अभी तो कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद जो हैं वो पार्टी की सदस्यता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। ये हैरानी मत समझिए, हैरान मत होइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बल पर बना ले, यानी 272 सीटों का टारगेट पूरा कर ले, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता अभी लाइन में हैं। अब बात करते हैं शरद पवार। शरद पवार जो है वो राजनेता कम और व्यापारी की तरह ज्यादा व्यवहार करते हैं, यानी कि उनका टारगेट सिर्फ एक ही होता है कि जहां सरकार हो या तो सरकार में हो या सरकार के नजदीक हो। अब शरद पवार को चाहिए क्या? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वो ज्यादा कामयाब इंसान रहे नहीं है, क्योंकि अभी रिटायरमेंट भी ले लेंगे चुनाव में महाराष्ट्र में, अभी जैसे अगला चुनाव जो होगा 29 में, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना ज्यादा कारगर होंगे। लेकिन उनकी ये मंशा है कि मोदी के नजदीक रहा जाए, दिल्ली में और महाराष्ट्र में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनका मेन टारगेट उनकी बेटी जो है उनका राजनीतिक करियर जो है वो बचाना रह गया। ये शरद पवार की महत्वाकांक्षा रह गई। दूसरा जो अब एक बड़े राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बिहार में तो होंगे 25 में चुनाव और यूपी में होंगे 27 में विधानसभा के चुनाव। कांग्रेस पार्टी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, ये आपको भी पता है। कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था, और जैसे ही 8 सीटों के उपचुनाव जो हुए, 9 सीटों के, उनमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सारी सीटों पे लगभग अपने उम्मीदवार तय कर लिए, और उनके लिए कुछ थोड़ा सा समय दिया। लेकिन कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं था, उनसे पूछा तक नहीं कि मैं यहां पर अपने कैंडिडेट उतार रहा हूं या अपने उम्मीदवार तैयार कर रहा हूं, लेकिन उनसे पूछा नहीं और बगैर पूछे ही उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। यानी कि कांग्रेस पार्टी देखती रह गई। जितने उनके सहयोगी जो थे अपने अपने समय में जो उनके साथ थे लोकसभा चुनाव में, धीरे धीरे, एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उनके सहयोगी है उनके केंद्र की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपका लालू प्रसाद की पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, शरद पवार की हो, उनका कोई मतलब नहीं है दिल्ली में क्या हो रहा है। उनका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे राज्य में हम मजबूत रहें। तो अखिलेश यादव जैसे ही अपनी बारी आई उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल के और अपने फॉर्म में आ गए। हालांकि उनको 2 सीटें मुश्किल से मिली और 7 सीटें के आसपास एनडीए जीता, तो ये उनकी करारी हार थी। और कहीं ना कहीं उनको जो 2024 में 4 जून को जो उनको रिजल्ट आया और उन्होंने लगभग 37 सीटें जीती थी, वो 37 सीटों का हवा जो था वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हवा के गुब्बारे में एक कील लग गई, और वो हवा धीरे धीरे निकल रही है। और ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी वो दमखम है। और विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आप याद करिए, 4 जून के बाद में जब सत्र शुरू हुआ लोकसभा का, तो राहुल गांधी कितने आक्रामक और कितने मतलब एक, मैं ये कहूंगा कि और कॉन्फिडेंस में थे। और आज हालत ये हो गई है, मात्र 6 महीने नहीं हुए हैं, 6 महीने में, कि उनको इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो ठीक से, मतलब नेता प्रतिपक्ष 15 मिनट का भाषण, शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष का सिर्फ 15 मिनट का भाषण, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, क्या नहीं है उनके पास। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो गया है, और इसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से अब मांग उठने लगी है कि इंडिया ब्लॉक जो है
इंडी अलायंस जिसको बोलते हैं, इंडी अलायंस की लीड करने के लिए ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए। ममता में वो कैपेसिटी है, चाहे वो संजय रावत हो या फिर आपका लालू प्रसाद का वो तेजस्वी या फिर अखिलेश यादव, कोई भी हो, सब अब धीरे 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 कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको नकार चुके हैं। और अब एक मांग उठने लगी है कि इंडिया अलायंस जो है, इंडी अलायंस जो है, उसमें लीड करने के लिए ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी तो पहले से ही, मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जो हैं पहले ही कह रही हैं, वो नाराज इसीलिए थी शायद कि भाई उनको ठीक से प्रॉपर तरीके से उनको नोटिस नहीं किया गया है, उनको जिम्मेदारियां ठीक से नहीं दी गई हैं। अगर वो सारी चीजें वो सारी चीजें अब भुला करके वापस मन में लड्डू फूट रहा है ममता बनर्जी के कि मैं इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकती हूं, और धीरे धीरे उनके नेता तो भाई कहेंगे ही, चाहे वो आपके कीर्ति आजाद हो या कोई भी हो, वो ममता बनर्जी को बोल चुके हैं कि इंडिया अलायंस जो है उसको लीड करने की क्षमता जो है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी में है। इस तरह से आगे देखेंगे कि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी के अलावा वहां पर उनका आरजेडी से गठबंधन है। आरजेडी जो है अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए, या यूं कहें कि उनको ये कहीं ना कहीं विश्वास हो गया है कि हरियाणा में जिस तरह से एक माहौल था कि कांग्रेस जीत रही है और उनका फिर बुरा हाल हुआ, और बीजेपी ने एक प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार वहां बनाई, और सारी जो परिकल्पनाएं जो थी वो धरी की धरी रह गई। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी इस मामले में विश्वास नहीं कर पाया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा ठीक ठाक नहीं बैठेगा। अगर उनका कुछ अपनी शर्तों पे वो आते हैं कांग्रेस वाले तो बहुत अच्छी बात है, वरना तेजस्वी यादव भी अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब ये जो चीज सारी हुई है, लगातार 4 जून के बाद में एक सत्र जो हुआ, उसके बाद में राहुल गांधी कमजोर हो रहे हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप देखोगे ममता बनर्जी थोड़ा सा सॉफ्ट हुई है, जो हिंदुओं के प्रति झुकाव उनका दिखाई दे रहा है, मंदिर भी बनवा रही है। और बांग्लादेश में जो स्थिति हुई उनके भी उन्होंने एक अपना बयान दिया है कि हिंदुओं के साथ जो मैं कहूं अत्याचार हो रहा है वो बंद करे बांग्लादेश, और बांग्लादेश हमारे बारे में विचार करना छोड़ दे, क्योंकि बांग्लादेश ने बंगाल पर, पश्चिम बंगाल पर भी दावा ठोक दिया था कि हमारा हिस्सा है। इस तरह की जो बातें आई थी, उसके बाद में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल, और अब देखो उसकी 2 जो पॉलिसियां होंगी, एक मुस्लिम जो वो छोड़ नहीं सकती, दूसरा अब उनको लगा कि हिंदुत्व की तरफ लौटना चाहिए, और वो धीरे धीरे राम मंदिर का नाम आ रहा है मेरे, मंदिर बनवाने की तरफ आ रही हैं, लोगों को हिंदुओं के बारे में बात कर रही हैं। ये सारा 2 मुही जो तलवार है, 2 धारी तलवार है, उस पर चलने का काम मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी कर रही है। और ममता बनर्जी को जिस तरह से कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने दी, विधानसभा चुनाव में 3 से 73 सीटों पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। हालांकि सरकार बनाने में कामयाब हुई ममता दीदी, लेकिन जिस तरह से चुनौती दी ममता बनर्जी को, लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन हमें अभी नहीं लग रहा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप देखोगे कि उड़ीसा में वो अपना काम कर चुकी है, बिहार में उनकी सरकार आए बगैर है, पूर्वोत्तरी राज्यों में भी है, लेकिन अब जो मेन है पश्चिम बंगाल में उनका फोकस है। और अगर पश्चिम बंगाल में वो कोई क्रस्मा करने के मूड में है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि हो सकता है, लेकिन हालत तो हरियाणा में भी नहीं रहा था कि कुछ होगा, अगर बंगाल में भी कुछ ऐसा चमत्कार कर पाए भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से देखने लायक बात होगी। लेकिन 272 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। मुझे जो लग रहा है 2025 में दिसंबर से पहले वो अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, तब तक के लिए नमस्कार।